जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? सब राजी खुशी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इतिहास का पहला चैप्टर। क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। क्या पहला चैप्टर है? मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लास 6 का जो इतिहास हमें पढ़ना है वो कौन से काल का इतिहास हमें पढ़ना है। क्लास 6 का मैंने बताया था आप लोगों को प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ना है। क्लास 7 में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ना है। और क्लास 8 में आधुनिक इतिहास को पढ़ना है। तो बच्चों, ये जो प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, ये हमें क्लास 6 में देखने को मिलती है। उसके बाद आपको सिर्फ 8 तक कहीं नहीं मिलेगा, उसके बाद 11th में मिल जाता है आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे, क्लास 6 के चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हमें आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले हम आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें चैप्टर में सब टॉपिक क्या क्या है। इतिहास में हम पढ़ते क्या है। ठीक है। जो प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, लोगों के जीवन की दशा और दिशा को पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? जीवन की दिशा और दिशा को। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है, इतिहास के बारे में जानने कैसे। ठीक है। या फिर कैसे जानते हैं। इतिहास में हमें जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी हमें बुक्स में पढ़ते हैं, वो सब हम कहाँ से मिलती हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। उसके बाद विकास के आरंभिक केंद्र, किसके विकास के? मानव के। मानव का विकास बच्चों। ठीक है। मानव का विकास कौन से काल में हुआ है? 99% विकास कौन से काल में हुआ? पाषाण काल में बच्चों। पाषाण काल में। ठीक है। कौन से काल में हुआ? पाषाण काल में। मानव का विकास किसके काल में हुआ? पाषाण काल में हुआ। कैसे कैसे मानव ने अपना विकास किया, ग्रोथ किया, उसके बारे में हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद क्या टॉपिक है, हमारे देश का नाम। ठीक है। देश का नाम क्या, हमारे देश का क्या नाम है? भारत या फिर इंडिया। हमारे देश का नाम भारत या फिर इंडिया कैसे पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है तिथियों का मतलब। आपके इस चैप्टर में तिथियों को कैसे जानते हैं, इसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। एडी और बीसी के बारे में, सॉरी, किसके बारे में? एडी और बीसी के बारे में। एडी क्या होता है? ईसा, ईसवी होता है, और ईसा पूर्व हिंदी में बोलते हैं बच्चों, ईसा पूर्व। ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तिथियों का मतलब कैसे होता है, तिथि हम जो आज 2023 चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है। अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं, इतिहास में हम पढ़ते क्या है। ठीक है। तो हम इतिहास में, मैंने आप लोगों को बताया, लोगों के जीवन की दिशा और दिशा के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो आज हम रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हम क्या क्या करते हैं, इन सब बारे में क्या करते हैं हम। तो अतीत काल के जो लोग रहते थे, उनके बारे में, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब इनके क्षेत्र में मैंने बताया आप लोगों को, जैसे आर्थिक क्षेत्र हो गया एक। आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र मतलब क्या होता है बच्चों? पैसा लोग कैसे कमाते थे, इनकम क्या होता था उन लोगों का। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में क्या आएगा? सरकार, जैसे आज हम क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं, नेता चुनते हैं। तो हम कैसे नेता चुनते हैं? हम तो वोट दे के चुनते हैं। लेकिन उस काल में अगर राजनीतिक हमें जानकारी मिलती है, तो कैसे मिलती है, कैसे लोग सरकार बनाते हैं, राजा कैसे बनते थे, इन सब बारे में क्या करेंगे, हम देखते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में जब मानव बंदर हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे, सब एकजुट में रहते थे। जैसे आज हम एक शहर बसा लिए, शहर में रहते हैं, तो क्या सामाजिक क्षेत्र में मानव जब बंदर था तो ऐसे रहते थे? नहीं। आपस में एक झुंड होता था, ऐसे चलते रहते थे। तो क्या होता था, ये उनका सामाजिक क्षेत्र हो गया बच्चों। ठीक है। उसके बाद क्या था? संस्कृति। ठीक है बच्चों। संस्कृत यानी कि उनके समाज में कौन कौन से धर्म मौजूद थे, लोगों की अच्छाइयाँ क्या क्या थी, वो अपने किस धर्म को फॉलो करते थे, ज़्यादा मानते थे, अगर धर्म आए तो कहाँ से आए, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? गुप्त मौर्य काल आता। मौर्य काल में क्या करते हैं, हम देखते हैं मूर्तियाँ मिलती हैं, मंदिर बनाए जाते हैं। इन सब जब मानव का विकास हो चुका होता है, तो इन सब के बारे में हम देखते हैं।
अधिकतर बच्चों यही चारों टॉपिक क्या करना पड़ता है, हमें इतिहास में पढ़ना पड़ता है। अगर कोई राजा है तो उसका क्या होता है, व्यापार कौन कौन से क्षेत्र में कर रहा है, वो पैसा कैसे कमा रहा है, या फिर जब कोई मंत्री हो गया, राजा हो गया, वो कैसे चुना जाता है। सामाजिक क्षेत्र मतलब समाज में कौन कौन से वर्ग के लोग रहते हैं, कौन कौन से जात के लोग रहते हैं, इसके बारे में देखना होता है। उसके बारे में क्या देखना होता है, संस्कृत। संस्कृत मतलब उसके नाट्य संगीत में क्या है, उसके फेवरेट चीजें क्या, उनकी कल्चरल क्या, उनकी जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो सब चीजें क्या करते हैं, हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक, इतिहास में पढ़ते क्या। अब हमने इसको देख लिया, अब हम क्या आते हैं, इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं। ये सब चीजें हम जो पढ़ेंगे, ये सब हम जानते कैसे हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्रोत। जो कुछ भी चीजें हमें प्राप्त होती है प्राचीन काल से या फिर मध्यकालीन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्रोत। मतलब जानने के, उन चीजों के बारे में जानने के स्रोत क्या क्या मौजूद है, वस्तुएं मौजूद है। कोई पुस्तक हो गई, पुस्तक पढ़ के हम जान सकते हैं, या फिर क्या होगा, कोई कोई वस्तुएं मिल गई, खुदाई के दौरान कोई वस्तुएं मिलती हैं बच्चों, तो उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। दूसरा क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत। जो हम पुस्तक पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत, पुस्तक। या फिर खुदाई के दौरान कोई वस्तु मिल गई तो उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक। ठीक है बच्चों, क्या, पुरातात्विक और साहित्यिक। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। पहले क्या हो गया, साहित्यिक, और दूसरा पुरातात्विक। ठीक है, अब हम बात करें अगर साहित्यिक स्रोत की। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में बच्चों दो प्रकार की होता है। देखो, अगर कोई व्यक्ति पुस्तक लिख रहा है तो उस देश का निवासी भी हो सकता है और अन्य देश का भी निवासी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साहित्य को दो स्रोत में बांटा गया है। एक तो देशी स्रोत, कौन सा स्रोत, देशी स्रोत, और दूसरा विदेशी स्रोत। ठीक है, देशी आप सब जानते होंगे, जो उस देश का निवासी होगा, उस क्षेत्र का निवासी होगा, उसे क्या बोलते हैं, देशी स्रोत। और जो अन्य देश का, उस देश का निवासी नहीं, जो अन्य देश का रहता होगा, उस देश में के बारे में जो कोई व्यक्ति दूसरे देश के बारे में लिखेगा, उसे क्या कहेंगे, विदेशी स्रोत। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों, देशी स्रोत के बारे में। ठीक है, देशी स्रोत में जैसे कोई कोई पुस्तक लिख रहा है व्यक्ति, तो किस पर लिखता होगा। सोचो एक बार कि अगर कोई व्यक्ति प्राचीन काल में पुस्तक लिख रहा है तो किस पर लिखेगा, वो कॉपी पेज पे लिखेगा, बुक्स पे लिखेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि उससे उस समय कॉपी किताब नहीं बने थे बच्चों। ठीक है, तो किस पर लिखेगा, इसका किस पर लिखता था बच्चों, एक तो होता था ताड़ के पत्तों पर, दूसरा भोज के पत्तों पर। ठीक है, प्राचीन काल में जो पुस्तक वगैरह लिखी जाती थी, वो किस पर लिखी जाती है बच्चों, ताड़। ताड़ क्या होता है, एक वृक्ष होता है जिसपे ताड़ी पीते हैं, गांव में वगैरह में बहुत ज्यादा मशहूर होता है ताड़ी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ताड़ के पत्तों पर। और भोज हिमालय पे पाया जाने वाला, कहाँ पे बच्चों, हिमालय पे। हिमालय पे एक भोज नाम का वृक्ष मिलता है, उस पर लिखते थे लोग। तो देशी स्रोत के तहत कहाँ पे लिखते थे, ताड़ के पत्तों पर और भोज के पत्तों पर। ठीक है, अब अगर बात करें प्राचीन काल में 1500 से 1000 बीसी में, ईसा पूर्व में, या बीसी या फिर ईसा पूर्व में, तो कौन सा काल कहा जाता है बच्चों, इसे ऋग्वैदिक का काल। ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, मतलब 500 वर्षों का जो पूरा एक काल है, उसे क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल कहते हैं। इसे ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, या फिर क्या हुआ था, लिखा गया था बच्चों। ठीक है, लिखा गया था। ठीक है, ऋग्वेद कौन से काल में लिखा गया था, ऋग्वैदिक काल। कब से कब माना जाता है, 1500 से 1000 ईस्वी माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद लिखा गया था बच्चों, 1901 कबीलों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 1901 मतलब क्या होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे। मैंने बताया अभी आप लोगों को कि प्राचीन काल में लोग एकजुट होकर नहीं रहते थे, ये छोटे छोटे अन्य कबीलाओं में क्या होते थे, बटे होते थे। तो ऐसे कितने कबीलाओं के बारे में लिखा गया है, 1901 कबीलाओं के बारे में क्या हुआ है, लिखा गया है। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, ऋग्वैदिक काल में। तो अगर तुम्हें ऋग्वैदिक काल के इतिहास तुम्हें जानना है ऋग्वैदिक काल में, तो तुम कौन सी पुस्तक पढ़ोगे,
ऋग्वेद अगर तुम पढ़ोगे तो उस समय के सारी चीजों का तुम्हें क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मौर्य काल की, मौर्य काल की बात करें बच्चों, तो अगर आप लोगों को मौर्य काल के बारे में जानना है तो तुम्हें कौन सी पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इसके लेखक कौन है बच्चों, चाणक्य। चाणक्य का नाम आप लोग सुने होंगे, चाणक्य। चाणक्य ने मौर्य काल के बारे में जानकारी के लिए विस्तृत वर्णन किया है, कौन सी पुस्तक में, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। ये कौन सी देशी है, ये देशी स्रोत है। ठीक है बच्चों, ये जो ऋग्वेद लिखा गया वो हमारे देश के लोगों ने लिखा है, और ये चाणक्य जो है ये भी हमारे देश के निवासी थे। मौर्य काल के में ये क्या थे, मौर्य काल के बारे में ये थे, तो इन्होंने क्या लिखा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में पूरी क्या हुआ, मौर्य काल का वर्णन किया हुआ। ठीक है बच्चों, ये था क्या हमारा देशी स्रोत। ठीक है, अब हमारा आते हैं विदेशी स्रोत। ठीक है, किस पर, विदेशी स्रोत। मैंने आप लोगों को बताया विदेशी स्रोत में क्या होता है कि उस देश का निवासी ना हो, अन्य देश का। ठीक है, कौन से देश का, अन्य देश का, उस देश का निवासी ना हो। तो ऐसा तो है नहीं कि उस जो अन्य देश होंगे एक ही देश होगा, बहुत सारे देश हैं, जैसे हमारे पड़ोसी देश हो गए, चीन से हो गए, पाकिस्तान तो हमारे क्या था तब एक ही था, तो रोमन हो गया यानी कि यूरोप महाद्वीप से। ठीक है, अरब से हो गए। ठीक है, तो इन सब देशों से, कहाँ से, एक तो ग्रीक रोमन हो गया, दूसरा चीन हो गया, और तीसरा बच्चों अरब। इन तीन व्यक्तियों ने तीन जगहों से आए थे और भारत के बारे में क्या लिखा था, पुस्तक लिखा था, भारत के बारे में लिखा था बच्चों। ठीक है, तो ये ग्रीक रोमन से जो आए थे उनका क्या नाम था, मेगास्थनीज। क्या नाम था इनका, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा, इंडिका में, इंडिका नामक एक पुस्तक लिखा। इसमें किसके बारे में लिखते बच्चों, सिंधु जो नदी है, सिंधु के पूरब। ठीक है, सिंधु नदी के पूरब के लोगों के बारे में लिखा था। ठीक है, और दूसरे कौन थे, चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन थे, फाहियान थे। इन्होंने फाहियान गुप्त काल के बारे में विस्तृत वर्णन का जानकारी हमें मिल जाता। मौर्य काल के बाद क्या आता बच्चों, गुप्त काल आता। ठीक है, अगर तुम्हें गुप्त काल के बारे में तुम्हें जानना है तो फाहियान की पुस्तक पढ़ोगे तुम, तो क्या होगा, तुम्हें विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेगा अरब। अरब से जो व्यक्ति आए थे उनका क्या नाम था, अल बरूनी। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब उल हिंद के बारे में, किताब उल हिंद लिखा था। इसमें किसके बारे में लिखा, इन्होंने भी सिंधु के पूरब के बारे में लिखा था बच्चों। ठीक है, सिंधु के पूरब की बात करें अगर हम, सिंधु नदी कहाँ से होकर बहती है, सिंधु नदी, ये क्या हमारा प्यारा भारत बच्चों। ठीक है, ये ऊपर का इलाका हो गया लद्दाख का। ठीक है, ये कश्मीर। ठीक है, तो ये जो हमारा सिंधु नदी बहती है, कहाँ से बहती है, सिंधु नदी, ये ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है। ये लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान से कहाँ जाती है, अरब सागर में जाती है बच्चों। तो ये जो सिंधु नदी है, अगर यहाँ तुम खड़े होकर देखोगे तो ये कौन सा इलाका होगा, ये कौन सा दिशा होगा, पूर्व की दिशा होगा बच्चों। तो ये पूरब की दिशा में जो लिखेंगे, ये किसके बारे में लिखेंगे, भारत के बारे में लिखेंगे ना। पूरब क्या पड़ रहा है, सिंधु नदी के पूरब में। तो इन्होंने जो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखा है इंडिका, तो इसमें सिंधु के पूरब के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि भारत के बारे में जानकारी मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमें स्रोत पढ़ रहे हैं, हम जानते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तीसरा चौथा पॉइंट क्या हमारा, देश का नाम बच्चों। जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका, इन्होंने इंडिका से ही क्या बन गया है, इंडिया। सिंधु नदी का नाम क्या है, इंडस। क्या नाम है बच्चों, इंडस। इंडस सिंधु नाम नदी का नाम होता है बच्चों इंग्लिश में, और इसी से क्या बन गया हमारा, इंडिया बन गया। ठीक है, इन्होंने अपने पुस्तक में इंडस वर्ड का उपयोग किया, और वहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, इंडिया पड़ गया। ठीक है, और जो भारत कैसे पढ़ा इसके बारे में देखते हैं। जो ऋग्वेद में बच्चों, ऋग्वेद में जो 1901 कबीलाएं लिख के बारे में लिखा गया है, इसी में से एक कबीला था भरत नाम का। भरत नाम का क्या था, कबीला था बच्चों। ठीक है, भरत नाम का जो कबीला था, भरत मतलब क्या होता है, जो भरत, महाभारत में आपने भरत नाम सुन रखा होगा, अभिज्ञान शकुंतलम की पुस्तक में, कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, वहां से आपको मिल जाता है इसका भरत का वर्णन।
ठीक है। तो भरत नाम का जो कबीला था वहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत। भारत मतलब क्या होता है बच्चों, भरत की संतान, भरत की संतान, संतान या फिर पुत्र, ठीक है। ये जो भरत नाम का कबीला था यहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया बच्चों। और इस महाभारत में भी मैंने आप लोगों को बताया था अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना बच्चों, कालिदास, ठीक है। तो ये जो कालिदास की रचना है इसमें क्या बोलता है, भरत, ये भारत देश हमारा कैसे नाम पड़ा, इसमें पूरा क्या मिल जाता है, जानकारी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्रोत हम किसे कहते हैं। स्रोत, जैसे हम किसी चीज को जानते हैं, इतिहास के बारे में किसी भी जानते कैसे हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, जिन चीजों से जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्रोत मिलते हैं। वो क्या हो सकता है, एक साहित्यिक स्रोत हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, पुरातात्विक, यानी कि खुदाई द्वारा जो प्राप्त होते हैं हमें उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक बोलते हैं। यदि कोई बुक पुस्तक वगैरह लिखता है तो उसे क्या बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, एक उस देश का व्यक्ति लिखेगा और एक विदेश का कोई व्यक्ति होगा उसके बारे में लिखेगा। तो देशी स्रोत के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना कौन से काल में हुई है, ऋग्वैदिक काल में हुई है। इसी में कितने बच्चों कबीलाओं का वर्णन है, 1901। और हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, ऋग्वेद में जो कबीला था एक भरत नाम का, उसी कबीलाओं से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और अगर हम बात करें इंडिया की, हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो क्या पड़ा, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज जो थे वो कहाँ के थे, ग्रीक और रोमन के निवासी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है, सिंधु के पूरब के लोगों के बारे में लिखा, और वहीं से इंडस नाम वर्ड यूज करते हैं, और वहीं से हमारे देश का नाम क्या पड़ जाता है, इंडिया पड़ जाता है, ठीक है बच्चों। बात करेंगे स्रोत में पुरातात्विक स्रोत को, ठीक है बच्चों। पुरातात्विक स्रोत में मैंने आप लोगों को बताया जो खुदाई के दौरान वस्तुएं या फिर सामग्री हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में बच्चे जो खुदाई होती है, पहले क्या होता है, सर्वे होता है, उसका फिर क्या है, संस्कृति मंत्रालय उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी खुदाई करते हैं, ठीक है। तो खुदाई के दौरान हमें क्या प्राप्त होते हैं, मृदभांड यानी कि मटके। आप लोगों के पुस्तक में चित्र बनाया गया है मटकों का, देख लीजिएगा। मृदभांड मतलब क्या होते हैं बच्चे, मटके प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, क्या वो लगाते, क्या अनुमान लगाते हैं इससे, कि मटके जो होते थे उस समय हम क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, और पाषाण काल में क्या करते हैं, हमें पत्थर के औजार मिलते हैं। तो इससे हम क्या अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो लोग रहते थे वो किसका उपयोग करते थे, पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, कलाकृतियां। कलाकृतियां मतलब क्या होगा, जैसे नृत्य करते हुए कोई मूर्ति मिल गया, या फिर क्या हो गया, मंदिर हो गया। मंदिर के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं, मूर्तियां बनी होती हैं। तो नृत्य की मूर्तियां हो गई, या फिर मंदिर की मूर्तियां हो गई। मंदिर हमें प्राप्त होगा, जैसे क्या हो गया, जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, तो उसमें क्या बना, मूर्ति बनी हुई मंदिर। हमें उस मंदिर को देख के क्या हमें पता चलता है कि उस समय जो क्या होती थी, संस्कृत होती थी, उस समय का क्या जो साहित्य होता था, बहुत ही स्थापत्य होता था, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, अभिलेख। अभिलेख मतलब क्या होते हैं बच्चों, अभिलेख क्या होता है, कठोर वस्तु पर, कठोर वस्तु पर क्या करते हैं, पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपना नाम अंकन करवाते थे, अपने शासन कैसे चलाते थे उसको अंकन करवाते थे। तो ये क्या होते थे, कठोर वस्तु है। कठोर वस्तु क्या क्या होती है बच्चों, लकड़ी हो गया, लकड़ी भी होता था, पत्थर भी होता था, ठीक है, कोई पिलर बनवा दिया या फिर स्तंभ, ठीक है, लकड़ी, पत्थर या फिर स्तंभ। तो ये सब क्या करते थे, लकड़ी का होगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी सड़ गल जाएगा, लेकिन जो पत्थर का होता था बच्चों, वो अगर खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता था तो भी काफी समय तक मौजूद हो रहता था। तो ये क्या होता था, अभिलेख होता था बच्चों। इस पर अगर आप अशोक को जानते होंगे, तो अशोक ने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा क्या बनवाए थे, स्तंभ लेख लिखवाए थे, उस पर अपने सारे प्रशासन कार्य, मैंने बताया ना अभी इतिहास के चारों बारे में क्या पढ़ते हैं, आर्थिक क्षेत्र मतलब उनका पैसा कहाँ से आता था, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासन कैसे चलाते थे, शासन कैसे चलाते थे, इन सब चीजों का क्या कर रखा, वर्णन कर रखा है। इसमें से हमें मिल जाता है कि अगर आप अशोक के स्तंभ लेख पढ़ोगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि अशोक कैसा अपना शासन चलाता था बच्चों।
उसके बाद मुद्रा की बात करें, मुद्रा अगर आप लोग अभी के मुद्रा देखोगे, सिक्का देखोगे तो उसमें क्या होगा, अशोक स्तंभ बना हुआ तो होता है, ठीक है। और क्या होता है उसमें डेट लिखा होता रहता है, लेकिन पहले के लोग डेट नहीं लिखते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपनी पसंद की चीजों को क्या लिखते थे, उस पर अपनी पसंद की चीजों का क्या करवा देते थे, नामांकन करवा देते थे बच्चों। और उसमें क्या करते थे, अपना नाम भी लिखवा देते थे, कई सारे राजाओं ने अपना नाम भी लिखवाया, ठीक है। तो इससे क्या होता था, अगर उस क्षेत्र में अगर उस मुद्रा मिल जाती थी तो इससे हमें ये पता चल जाता था कि जो शासन है, जो साम्राज्य है, अगर कोई कश्मीर में मिल गया सिक्का तो वहां तक क्षेत्र फैला हुआ है, नहीं तो वहां पे क्या होता था, व्यापार हो गया, अन्य देश में मिल गया तो उससे क्या होता था, भारत का और उस देश से क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक है। तो हम मुद्रा अगर कहीं भी चीज हमें मिल जाती है तो इससे हम क्या करते हैं, हम उस काल के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, स्रोत कहते हैं, जिन चीजों से हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पुरातात्विक स्रोत। बच्चों तिथियों का मतलब, ठीक है, हमने क्या देख लिया, इतिहास को में क्या पढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जानते हैं इतिहास को, देश का नाम हमारे कैसे पड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, तिथियों का मतलब, ठीक है। तिथियों का मतलब हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य 321 या फिर 22 में क्या बना था, शासन को संभाला था, यानी कि राजा में बना था, राजा बना था, ठीक है बच्चों। इस बीसी मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व, ठीक है, क्या था, ईसा पूर्व, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि चंद्रगुप्त मौर्य 321 या फिर 22 में ईसा पूर्व में शासन संभालता है तो आप लोग क्या समझोगे। और यदि मैं कहूं कि 319 में ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में राजा बना था, ये गुप्त वंश का शासक है बच्चों, और ये मौर्य वंश का शासक है, नाम एक जैसा है, घबराना मत। चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, ये मौर्य वंश का शासक था और ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, ये अंतर कैसे आता है, ठीक है। अभी देखो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मैथ में क्या बनाया होगा, ये क्या मान लेते हैं आप, जीरो वाला पॉइंट मान लेते हैं, और इधर जाते हैं तो क्या होता है, माइनस में आता है, निगेटिव में आता है, ठीक है। इधर क्या आता है, माइनस में वैल्यू आता है, और इधर जाते हैं तो प्लस में आता है, ठीक है। तो कैसे क्या होगा, इधर से -1, -2, -3, -4, और इधर 1 यानी कि +1, +2, +3, ठीक है। तो ये जो जीरो वाला पॉइंट है बच्चों, इधर से एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एक एक घट रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, और एक एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक जैसे ये जीरो वाला जो पॉइंट है, इसे को क्या मान लेते हैं, ईसा मसीह का, ईसा मसीह जो थे बच्चों, इनके जो जन्म हुआ था उसे क्या मानेंगे, 0 पॉइंट मानेंगे। अगर हम इसके इधर आएंगे, ठीक है, प्लस के पॉइंट की तरफ आएंगे तो क्या होगा, हमारा डेट बढ़ता जाएगा, और लेकिन अगर इधर आते हैं तो क्या होता है, घटता चला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, बीसी, यानी कि ईसा पूर्व, और इधर आते हैं तो ईस्वी, यानी कि एडी, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये क्या होता है, जीरो जो पॉइंट होता है उसे क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था, यानी कि कब आजाद हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म है, ये जीरो वाला पॉइंट, इससे कितना 1947 साल बाद क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है। और इसी प्रकार जो चंद्रगुप्त प्रथम राजा बना था, ये ईसा मसीह के 314 वर्ष आगे क्या हुआ था, राजा बना था। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का शासक था, इसने 321 वर्ष पहले, 321 वर्ष पहले बच्चों, ईसा मसीह के जन्म के पहले क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था, ठीक है। तो ये क्या है, तिथियों का मतलब है। अगर आज हमारा 2023 चल रहा है बच्चों वर्तमान में, तो ये क्या चल रहा है, ईसा मसीह के जन्म के 2023 का क्या चल रहा है, साल आगे चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा तिथियों का मतलब था बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है, विकास के आरंभिक केंद्र, मैंने आप लोगों को बताया मानव का विकास कब हुआ था, पाषाण काल में हुआ था। बाकी जो जगह दिखाया गया है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आए होंगे आप लोगों को क्या, कब, कहाँ और कैसे का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।